नमस्कार दोस्तों। टॉपिक चल रहा था हमारा कोशिका। कोशिका के बारे में अब तक हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद में कोशिका का इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कोशिका शब्द किसने दिया, कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की। उसके बाद में हमने देखा जो कोशिका सिद्धांत है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद में सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका और सबसे भारी कोशिका के बारे में भी हमने अध्ययन किया। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, ये जो कोशिका होती है ये उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की होती है। दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर जो कोशिका के प्रकार होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कोशिका जो होती है वो कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर एक, जिसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका। नंबर दो, दूसरा नाम है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल। इसे तो बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा जो प्रकार है उसको बोला जाता है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो दोस्तों हमने क्या देखा? हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर जो कोशिकाएं होती हैं उनके कितने प्रकार की होती है? वो कोशिका दो प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल यानी यूकैरियोटिक कोशिका। यदि हम बात करें दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रो का अर्थ होता है क्या? पुराना या फिर प्राचीन या फिर आदिम प्रकार की कोशिका। पुराना, प्राचीन या फिर आदिम प्रकार की कोशिका कौन सी है दोस्तों? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिका को दोस्तों एडवांस सेल के नाम से जाना जाता है। एडवांस सेल के नाम से जाना जाता है। किसको दोस्तों? यूकैरियोटिक कोशिका को। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर जो कोशिकाएं होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यदि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें दोस्तों, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को पुराना प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो प्रो है, प्रो का जो अर्थ है वो पुराना, प्राचीन या फिर आदिम प्रकार की कोशिका से माना जाता है। यानी आदिम प्रकार की कोशिका किसे कहा जाता है? प्राचीन प्रकार की जो कोशिका है वो किसे कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका को कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका को दोस्तों एडवांस सेल के नाम से जाना जाता है। यदि हम बात करें दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका की, किसकी बात करें? प्रोकैरियोटिक कोशिका की, यानी इसे क्या कहते हैं? आदिम प्रकार की कोशिका या प्राचीन प्रकार की कोशिका कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस पृथ्वी पर जब जीवन आया था, इस पृथ्वी पर जब सर्वप्रथम जीवन आया था, उस समय जो कोशिका मिली थी, उस समय जो जिस कोशिका का विकास हुआ था वो कोशिका कौन सी थी दोस्तों? प्रोकैरियोटिक कोशिका ही थी। कौन सी थी दोस्तों? प्रोकैरियोटिक कोशिका ही थी। क्या थी? प्रोकैरियोटिक कोशिका ही थी। दोस्तों हम सभी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, उसमें क्या माना गया है? देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी को किसका भाग माना गया है दोस्तों? सूर्य का भाग माना गया है। किसका भाग माना गया है? सूर्य का भाग माना गया है। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, पृथ्वी को किसका भाग माना गया है? सूर्य का भाग माना गया है। सूर्य का भाग माना गया है। दोस्तों ये सूर्य था। कहा जाता है कि इस सूर्य में क्या हुआ? विस्फोट हुआ। क्या हुआ दोस्तों? विस्फोट हुआ, और विस्फोट के कारण इस पर जो धूल के कण थे, मिट्टी के कण थे, वो बिखर कर अलग हो गए। क्या हो गए दोस्तों? अलग हो गए, टूटकर अलग हो गए। और इससे किसका निर्माण हो गया? पृथ्वी का निर्माण हो गया। हमारी पृथ्वी का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? पृथ्वी का निर्माण हो गया। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम कौन कौन सी गैसें थी दोस्तों? हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी। कौन कौन सी गैसें थी? हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी। कहा जाता है
कि सूर्य के अंदर क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से सूर्य पर उपस्थित जो धूल के कण थे, मिट्टी के कण थे, वो क्या हो गए, इससे अलग हो गए। अलग होने के बाद किसका निर्माण हो गया, हमारी पृथ्वी का निर्माण हो गया। और वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था उस समय इस पृथ्वी पर दो प्रकार की गैसें मौजूद थी। कौन कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम, दो ही गैसें थी दोस्तों। हीलियम अत्यधिक मात्रा में संघनित होकर के अन्य गैसों का निर्माण कर लेता है। अत्यधिक मात्रा में संघनित होकर के किसका निर्माण कर लेता है, अन्य गैसों का निर्माण कर लेता है। कौन, हाइड्रोजन। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जैसे जैसे इस पृथ्वी का तापमान कम होता गया, यानी इस पृथ्वी में ठंडापन आता गया, तापमान क्या होता गया, कम होता गया, और इसमें क्या आता गया, ठंडापन आता गया, ठंडापन आता गया। उसके बाद यहाँ पर किसका निर्माण हो गया दोस्तों, ऑक्सीजन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, ऑक्सीजन का निर्माण हो गया। ऑक्सीजन के निर्माण होने के बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्रिया करके दोस्तों किसका निर्माण कर लिया, यहाँ पर जल का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया, जल का निर्माण कर लिया। और जल का निर्माण होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर इस जल में कौन आगे, आगे दोस्तों जलीय जीव आगे। कौन आगे, जलीय जीव आगे। और जलीय जीवों में जो कोशिका आई उस कोशिका को ही क्या नाम दिया गया दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ। इस प्रकार दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका को क्या कहा जाता है, आदिम प्रकार की कोशिका, या फिर क्या कहा जाता है इसको, प्राचीन प्रकार की कोशिका, या फिर प्रिमिटिव प्रकार की कोशिका कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका को कहा जाता है। देखिए दोस्तों एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर देखो ये सूर्य था हमारा। सूर्य में जब विस्फोट हुआ तो इस पर जो उपस्थित मिट्टी के कण थे, धूल के कण थे, वो क्या हो गए दोस्तों, इससे अलग हो गए और किसका निर्माण कर दिया, ये अलग होकर के किसका निर्माण कर दिया, हमारी पृथ्वी का निर्माण कर लिया। और जैसे जैसे दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पृथ्वी पर दो प्रकार की, प्रारंभिक अवस्था में दो प्रकार की ही गैसें थी। कौन कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम, दो ही प्रकार की गैसें थी। और मित्रों ये जो हाइड्रोजन होता है ये संघनित होकर किसका निर्माण कर लेता है, अन्य गैसों का निर्माण कर लेता है। जैसे जैसे इस पृथ्वी के तापमान में कमी आई, इस पृथ्वी पर ठंडापन आता गया, वहां पर किसका निर्माण हो गया दोस्तों, ऑक्सीजन का निर्माण हो गया। ऑक्सीजन का निर्माण होने के बाद में दोस्तों देखो यहाँ पर जो पृथ्वी पर उपस्थित हाइड्रोजन थी और जो ऑक्सीजन थी, इन दोनों ने क्रिया करके यहाँ पर क्या बना लिया दोस्तों, जल बना लिया। और जल बनने के बाद में देखो दोस्तों जल में कौन से जीव आ गए, जलीय जीव आ गए। और इन जलीय जीवों में ही दोस्तों क्या पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम जिस कोशिका का विकास हुआ था वो कोशिका कौन सी थी दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। आगे देखिए दोस्तों, अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की अध्ययन की बात करें अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, तो देखिए दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, क्या जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, कौन सी कोशिका दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये जो कोशिका होती है दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है, जो केंद्रक होता है, जो केंद्रक होता है, इस केंद्र के चारों ओर क्या नहीं पाई जाती दोस्तों, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। इस कारण दोस्तों जो इसके अंदर जो डीएनए होता है, इसका डीएनए होता है वो क्या होता है दोस्तों, बिखरी हुई अवस्था के अंदर पाया जाता है। कौन सी अवस्था के अंदर पाया जाता है दोस्तों, बिखरी हुई अवस्था के अंदर पाया जाता है। सुसंगठित अवस्था के अंदर नहीं पाया जाता, सुव्यवस्थित अवस्था के अंदर नहीं पाया जाता। इसलिए दोस्तों इसमें इसका जो केंद्रक होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, न्यूक्लियोइड कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, न्यूक्लियोइड कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है, या फिर इसको बोलते हैं अपन जीनोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोफोर बोलते हैं। देखिए दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसके केंद्र के चारों ओर क्या नहीं पाई जाती दोस्तों, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, जिसके कारण इसमें उपस्थित जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है दोस्तों, अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। कौन सा होता है दोस्तों, डीएनए होता है। और ये जो डीएनए होता है, अनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए होता है, ये क्या होता है दोस्तों, बिखरी हुई अवस्था के अंदर पाया जाता है। इस कारण इसका जो केंद्रक होता है दोस्तों, इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, जीनोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं या फिर जीनोफोर बोलते हैं। यदि हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, यूकैरियोटिक
कोशिका के अंदर। तो दोस्तों यूकेरियोटिक जो कोशिका होती है इसके केंद्रक के चारों ओर क्या पाई जाती है दोस्तों, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इस केंद्रक झिल्ली के पाए जाने के कारण जो इसका डीएनए होता है, आनुवंशिक पदार्थ जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, सुव्यवस्थित रूप से क्या होता है दोस्तों, सुव्यवस्थित रूप से, सुसंगठित रूप से व्यवस्थित होता है। सुसंगठित रूप से क्या होता है दोस्तों, व्यवस्थित होता है। इस प्रकार ये जो डीएनए होता है दोस्तों, ये सुव्यवस्थित रूप से क्या होता है, व्यवस्थित होता है। यदि हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसके अंदर जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो नहीं पाए जाते दोस्तों। क्या नहीं पाए जाते दोस्तों, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। क्या नहीं पाए जाते, दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते दोस्तों। किसके अंदर नहीं पाए जाते दोस्तों, किसके अंदर नहीं पाए जाते, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे दोस्तों कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकोए, गोल्जिकाए और हरित लवक, और हरित लवक। यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए और हरित लवक किसके अंदर नहीं पाए जाते दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। लेकिन अगर हम बात करें यूकेरियोटिक कोशिका की, किसकी बात करें अपन, यूकेरियोटिक कोशिका की, तो उसके अंदर ये क्या होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट होते हैं, यानी पाए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। देखो दोस्तों हमने क्या पढ़ा, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हमने क्या देखा, सर्वप्रथम कि इसके अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर क्या नहीं पाई जाती दोस्तों, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। और केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती इसके कारण जो इसके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसका जो डीएनए होता है वो सुसंगठित रूप से या सुव्यवस्थित रूप से नहीं पाया जाता, बिखरी हुई अवस्था के अंदर पाया जाता है। इसलिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके डीएनए को क्या बोला जाता है दोस्तों, इसके केंद्र को क्या बोला जाता है दोस्तों, न्यूक्लियोइड बोला जाता है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, जीनोफोर बोलते हैं। लेकिन वहीं पर बात अगर हम करें किसकी, यूकेरियोटिक कोशिका की, तो यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर दोस्तों क्या पाया जाता है, केंद्र के अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्र के चारों केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जिसके कारण इसका जो केंद्रक होता है वो सुव्यवस्थित रूप से क्या होता है दोस्तों, व्यवस्थित होता है। यदि हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते दोस्तों। क्या क्या होते हैं दोस्तों, एब्सेंट होते हैं, पाए नहीं जाते। और वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जिकोए होगी, हरित लवक हो गया, ये सब इसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। वही बात करें अपन यूकेरियोटिक कोशिका की, तो यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट होते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका की, किसकी बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है दोस्तों इसके अंदर देखिए इसको ऊर्जा देने के लिए क्या पाया जाता है, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका को ऊर्जा देने के लिए हमने कल पढ़ा था दोस्तों, क्या पाया जाता है, ऊर्जा देने के लिए इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, मीजोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, मीजोसोम पाया जाता है। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर, यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, ऊर्जा देने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हमने अभी पढ़ा प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना। तो यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर तो दोस्तों ऊर्जा प्रदान करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नामक संरचना पाई जाती है, लेकिन कोशिकांग पाया जाता है। लेकिन वही बात करें अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो ऊर्जा देने के लिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है दोस्तों, मीजोसोम पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें किसकी, प्रोकैरियोटिक कोशिका की, किसकी बात करें दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो देखिए दोस्तों इसके अंदर गति के लिए या फिर गमन के लिए इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, गति के लिए या फिर गमन के लिए इसके अंदर सीलिया, जिसे अपन बोलते हैं पक्षमाभ, क्या बोलते हैं दोस्तों, सीलिया या फिर पक्षमाभ बोलते हैं। और फ्लैजिला क्या पाए जाते हैं दोस्तों, फ्लैजिला पाए जाते हैं।
सीलिया यानी पक्षमाभ और फ्लैजिला पाए जाते हैं किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। और वही बात करें अपन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर दोस्तों विकसित रूप से क्या पाए जाते हैं दोस्तों, हाथ पैर जैसी संरचनाएं पाई जाती है, गमन के लिए, गति के लिए हाथ पैर जैसी क्या पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती है। यदि हम बात करें दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की अपन बात करें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की हम बात करें, तो दोस्तों एकमात्र एक ऐसी कोशिकांग होता है, एकमात्र ऐसा कोशिकांग होता है जिसका नाम होता है दोस्तों राइबोसोम। क्या होता है दोस्तों, राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। ये जो कोशिकांग है ये दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, एकमात्र ऐसा कोशिकांग होता है राइबोसोम जो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह 70-80 प्रकार का पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह 80 प्रकार का पाया जाता है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ गया सभी को? तो आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसके अंदर दोस्तों कोशिका के कोशिकांग जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER यानी इसे बोलते हैं अंतःपरद्रवी जालिका। क्या बोलते हैं, अंतःपरद्रवी जालिका। क्या बोलते हैं, अंतःपरद्रवी जालिका। एक होता है दोस्तों गोल्जिकाय, एक होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है दोस्तों हरित लवक। और दोस्तों यदि हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो दोस्तों तारकाय, क्या कहते हैं इसको, तारकाय। और दोस्तों गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतःपरद्रवी जालिका, तारकाय, ये सभी इसमें क्या होते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अनुपस्थित होते हैं। और वही बात करें अपन यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिका में ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए दोस्तों अंतःपरद्रवी जालिका, गोल्जिकाय, तारकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, एक और रह गया दोस्तों लाइसोसोम। क्या रह गया, लाइसोसोम। ये सभी क्या होते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर दोस्तों अनुपस्थित होते हैं। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये सभी पाए जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों यदि हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो DNA होता है उसके अंदर क्या नहीं पाया जाता दोस्तों, स्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, स्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो इसका जो DNA होता है उसके अंदर दोस्तों स्टोन प्रोटीन पाया जाता है। क्या होता है दोस्तों, स्टोन प्रोटीन पाया जाता है। और कोशिका विभाजन के दौरान यही DNA दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका में किसका रूप धारण कर लेता है, गुणसूत्र बना लेता है। इस DNA से क्या बनते हैं दोस्तों, गुणसूत्र बनते हैं। यदि हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण की, किसकी बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण की अगर हम बात करें, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण जैसे दोस्तों जीवाणु कोशिका। कौन सा, जीवाणु कोशिका। देखिए दोस्तों जीवाणु कोशिका यानी ये प्रथम प्रोकैरियोटिक जीव है, या अपन बोल सकते हैं कोशिका है। प्रोकैरियोटिक, प्रथम प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो पृथ्वी पर सर्वप्रथम पाई गई थी। सर्वप्रथम पाई जाने वाली प्रथम जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो कौन सी दोस्तों, जीवाणु कोशिका है। ठीक है ना। इसके बाद में अगर बात करें नील हरित शैवाल, ये भी किसका उदाहरण है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, जिसे अपन बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया, या फिर इसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है ना दोस्तों। तो ये साइनोबैक्टीरिया होता है, ये दोस्तों क्या होता है कि जो जीवाणु होती है और जो शैवाल होता है, जीवाणु और शैवाल की बीच की योजक कड़ी है। जीवाणु और शैवाल के बीच की योजक कड़ी है कौन दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया।
प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जीवाणु कोशिका, नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया जिसे अपन बोलते हैं, जीवाणु और शैवाल के बीच की जो योजक कड़ी है वो कौन सी है दोस्तों? साइनोबैक्टीरिया है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण की तो दोस्तों इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत आ गया यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत, यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत देखिए दोस्तों, एक तो आ गया शैवाल, क्या आ गया? शैवाल। दूसरा आ गया कवक, क्या आ गया? कवक। एक आ गया दोस्तों पादप कोशिका और एक आ गई दोस्तों जंतु कोशिका। पादप कोशिका, जंतु कोशिका, शैवाल की कोशिका और कवक कोशिका किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो थी हमारी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है ना दोस्तों। यदि हम सॉरी हमने क्या पढ़ा दोस्तों? हमने पढ़ा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसको अपन प्रिमिटिव या प्राचीन प्रकार की कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव या प्राचीन प्रकार की कोशिका भी कहते हैं। दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्राथमिक जो प्रारंभिक कोशिका थी वो कौन सी थी दोस्तों? प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। या फिर अपन बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका की तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ा कि इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, लेकिन डीएनए के चारों ओर क्या नहीं पाई जाती? केंद्रक पाया जाता है, लेकिन केंद्र के चारों ओर क्या नहीं पाई जाती? केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, जिसके कारण इसमें उपस्थित जो डीएनए होता है वो डीएनए क्या होता है दोस्तों? बिखरी हुई अवस्था के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। इस कारण इसकी जो डीएनए, इसके जो केंद्रक है उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं या फिर अपन जीनोफोर बोलते हैं। वहीं अगर अपन उसकी बात करें, किसकी? यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है दोस्तों? जो केंद्रक होता है उस केंद्र के चारों ओर क्या पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जिसके कारण जो डीएनए होता है वो व्यवस्थित रूप से क्या होता है? पाया जाता है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका की तो इसके अंदर उपस्थित जो दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकाएं हैं वो इसके अंदर क्या नहीं होते दोस्तों? पाए नहीं जाते, एब्सेंट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की तो उसके अंदर पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर दोस्तों क्या नहीं पाया जाता? डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, जो क्या काम करता है दोस्तों? जो हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की तो यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए में क्या पाया जाता है दोस्तों? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और यही जो डीएनए होता है वो कोशिका विभाजन के दौरान किसका निर्माण कर लेता है दोस्तों? गुणसूत्र का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार दोस्तों हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है दोस्तों, कोशिका के अंदर ही क्या आता है दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म आता है। क्या आता है दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म, या फिर इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, या फिर बोलते हैं अपन इसको जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीव द्रव्य। एक दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, इस प्रकार के 3 शब्द हैं। पहला तो ये हो गया प्रोटोप्लाज्म, दूसरा हो गया दोस्तों न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या हो गया दोस्तों? न्यूक्लियोप्लाज्म। और दोस्तों एक हो गया साइटोप्लाज्म। क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। यदि हम बात करें सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहां से समझने की कोशिश करिए। साइटोप्लाज्म जो होता है, एक कोशिका है दोस्तों, यहां देखिए ये हमारी कोशिका है और ये हमारा क्या है? केंद्रक है। देखिए दोस्तों, ये तो हमारा क्या है? हमारी क्या है? कोशिका, और ये क्या है दोस्तों? केंद्रक। क्या है दोस्तों? केंद्रक। ये केंद्रक है, और ये दोस्तों तरल पदार्थ भरा है यहां पर। तो देखिए दोस्तों, जो केंद्र के बाहर जो द्रव पाया जाता है, केंद्र के बाहर जितना भी जो द्रव पाया जाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। और अगर हम बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म का अर्थ होता है दोस्तों केंद्रक द्रव्य। क्या होता है दोस्तों? केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म का अर्थ क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। नाम से स्पष्ट है दोस्तों, केंद्रक के अंदर जो पाया जाने वाला द्रव होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? केंद्रक द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव्य कहलाता है। अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्म की या जीव द्रव्य की तो दोस्तों कोशिका के अंदर क्या कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर के, कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर के किसका रूप ले लेता है दोस्तों? ये कहलाता है दोस्तों जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। दोबारा देखिए दोस्तों, जो केंद्रक होता है इसके बाहर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, द्रव पदार्थ पाया जाता है, उसको बोलते हैं अपन कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म बोलते हैं। केंद्र के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है दोस्तों, उसको अपन बोलते हैं केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं।
दोस्तों केंद्रक और कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म को मिलाकर एक संरचना बनती है दोस्तों, जो तरल पदार्थ होता है उसको अपन बोलते हैं दोस्तों प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो दोस्तों प्रोटोप्लाज्म के बारे में अपन पढ़ेंगे, कल विस्तृत रूप से पढ़ेंगे दोस्तों, हर एक कंफ्यूज प्रोटोप्लाज्म से अपन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। और दोस्तों अगर लेक्चर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया, तो जरूर आप वीडियो को शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं। तो दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।